नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पे आपका स्वागत है। इस वक्त सवाल इंडिया का आप देख रहे हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी। महाराष्ट्र की बात करते हैं, जहां पर बड़े जनादेश मिलने के बाद महायुति में मुख्यमंत्री पद को लेकर अब तक कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है। बीजेपी विधायक दल के नेता मुंबई से लेकर दिल्ली तक बैठकों का जहां पर दौर जारी है, उधर अजीत पवार की पार्टी एनसीपी और शिंदे की सेना ने अपनी पार्टी के नेता चुन लिए हैं। दोनों ही बीजेपी के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं ताकि सरकार बनाई जा सके। वहीं हार के बाद पहली बार मीडिया से बात करते हुए शरद पवार ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे नारे की वजह से ध्रुवीकरण हुआ। साल की बात हो रही है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, इतना बड़ा त्याग कर पाएगी 132 सीटों के साथ? देखिए बीजेपी त्याग के लिए मशहूर है, मगर हमारे त्याग का संस्कार अन्य दलों पर भी होता है, तो वो भी त्याग करने के लिए तैयार है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय सिरसाट का कहना है कि मुख्यमंत्री पद पर पहला हक एकनाथ शिंदे का ही है। हर घटक दल अपने अपने नेताओं को मुख्यमंत्री पद पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। शिंदे का इसलिए है क्योंकि चुनाव में मुख्यमंत्री पद का चेहरा वही थे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर देवेंद्र फडणवीस या अजीत पवार भी मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्हें कोई परेशानी नहीं है। संजय सर, जितना महत्वपूर्ण किरदार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का रहा है, दूसरी दो पार्टियों के नेताओं का रहा है, उतना महत्वपूर्ण किरदार जो है वो आपका भी रहा है। आप शिंदे साहब के साथ उस समय से हैं जब बहुत सारी दिक्कतें चल रही थी। आपसे अगर व्यक्तिगत तौर पर मैं जानना चाहूँ, क्या फॉर्मूला होना चाहिए मुख्यमंत्री के लिए? देखो, मुझे ऐसा लगता है स्टार्ट कहाँ हुई, ये 21 में हुई, जहाँ से उठा हुआ हमने जो जिसको बंडखोरी कहते हैं वो की, उसके बाद से ये सब रन होना शुरू हो गए। फिर सेना बीजेपी की सरकार बनी, फिर राष्ट्रवादी उसमें इन्वॉल्व हुई। शुरुआत हमने की थी तो, और शुरुआत करने के बाद इतने मजबूती से हमने ये सरकार चलाई, किसी को नाम रखने की कोई जगह नहीं दी। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सब बातें, अभी विधानसभा का चुनाव भी अगर एकनाथ शिंदे साहब का फेस लेके लड़े तो शायद उनका राइट्स ये पहले बनता है। और ये महाराष्ट्र की जनता भी जानती है, कॉमन मैन है तो एकनाथ शिंदे है, तो वो हमारा तो दिल तो वही बोलेगा ना। लेकिन तो भी क्या फैसला आएगा ये देखना ज़रूरी है। आने दो एक दिन की बात है, सब अच्छा फैसला आएगा, ऐसे हमें उम्मीद है। सर, 2.5 साल वाला फार्मूला अपनाया जाएगा। ये फार्मूला पहले एक बार कोशिश कर चुके हैं, उस समय नहीं हो पाया था जब शिवसेना उद्धव के पास थी। तब 2.5 साल वाला फार्मूला अगर आप लोग ऑप्ट भी करते हैं, आपको लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी इसमें मानेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सीट्स हैं वो उनके पास है? देखो, 2.5 साल का फार्मूला वो टाइम भी था, लेकिन उभाटा गट को, उद्धव साहब को ऐसा लग रहा था कि पूरे 5 साल मिल रहे थे, 2.5 साल का क्यों एक्सेप्ट करें। ये एक वजह से लालच जो होती ना, लालच की वजह से वो बैक पे गए, और उसका नतीजा आज है, पार्टी डूब चुकी है। अभी कौन सा फार्मूला आता है ये ज़रूर उसके ऊपर सोच विचार करना पड़ेगा, और उसी तरीके से सरकार चलाना पड़ेगी। इसमें नाराज़गी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, सबको मिल के काम करना है। नहीं तो लोग कहेंगे हमने तुमको सत्ता दी, उसका तुम चला नहीं सके, तो फिर वो दोबारा अपने को चुन के नहीं देंगी, इतना तय है। एनसीपी अजीत पवार गुट का ये कहना है कि अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री चेहरा बनते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। आपसे जानना चाहूँगा, अगर देवेंद्र फडणवीस का चेहरा सामने आता है, कोई दिक्कत? हमको देवेंद्र जी का चेहरा सामने आया तो भी हमको भी कोई दिक्कत नहीं है। हमको अजीत दादा का चेहरा सामने आया तो भी हमको दिक्कत नहीं। हमको किसी पार्टी का नेता सामने उसका चेहरा आया तो हमारी कोई भी दिक्कत भी नहीं है, ना उससे कोई हमारी लड़ाई झगड़ा भी नहीं। एक बार नेताओं ने डिसाइड करने दो, जो भी नाम आएगा उसको हमारा सपोर्ट रहेगा। वहीं एनडीए की सहयोगी पार्टी आरपीआई के नेता रामदास अठावले का कहना है सबसे ज्यादा विधायक बीजेपी के चुने गए हैं तो मुख्यमंत्री भी उसी का होना चाहिए। आज जो मीटिंग हुई, आपने भेंट की, उसमें क्या बात हुई आपकी फडणवीस जी? हमारी बात ये हुई कि भाई मतलब जल्दी जल्दी मंत्रिमंडल होना चाहिए, मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर आम सहमति जल्दी जल्दी होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि भाई अभी तक निर्णय नहीं हुआ है, हमारे ऊपर के नेता लोग इसके संबंध में हमारे तीनों से बातचीत करेंगे, और सभी लोगों के मतलब मन से मतलब यहाँ नाम निश्चित होगा। लेकिन दिखता है कि बीजेपी को 132 सीटें मिली है। अजीत पवार जी ने भी मतलब 41 सीटों का उनको सपोर्ट भी दे दिया है फडणवीस जी को।
तो लगता है कि भाई देवेंद्र फडणवीस जी हो सकते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे जी का भी बहुत अच्छा काम रहा है, उनको भी कोई जिम्मेदारी देने की आवश्यकता है। अगर देवेंद्र फडणवीस का नाम तय होता है तो एकनाथ शिंदे जी को केंद्र के मंत्रिमंडल में उनको अच्छा मंत्री पद मिलना चाहिए। इसी तरह की मेरी सूचना है, उनका सम्मान होना ही चाहिए। आप लोगों की कोई मांग है मंत्रिमंडल को लेकर? हाँ, तो हमारी मांग है कि भाई रिपब्लिकन पार्टी को एक मंत्री पद देने का वादा इसके पहले हुआ था, हमको ज़्यादा सीटें नहीं मिली थी विधानसभा में, तो आरपीआई को एक मंत्री पद और एक एमएलसी देने का वादा किया था। तो उस पर देवेंद्र जी ने बोला है कि इस मंत्रिमंडल में आरपीआई को जगह मिलेगी और आरपीआई का मंत्री बनेगा। चलिए अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर संभल में हालात तनावपूर्ण अभी भी बने हुए हैं। संभल में शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए बवाल और हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। फिलहाल वहां पर तनावपूर्ण शांति है। इस बीच संभल के डीएम और एसपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जामा मस्जिद में सर्वे खत्म होने के बाद साजिश के तहत हिंसा हुई है। उन्होंने कहा कि अब तक 25 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ड्रोन फुटेज की मदद से लोगों के पासपोर्ट साइज इमेज बनवा कर पहचान की जा रही है। उन्होंने कहा कि सब पर केस होगा और एनएसए लगाया जाएगा। दीपक राठी नाम के हमारे सब इंस्पेक्टर हैं, जो भी कल घायल भी हुए थे, उनके द्वारा, जो यहाँ के एकता चौकी प्रभारी भी हैं, 800 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया है उन्हें। जियाउर रहमान बर्क और सोहेल इकबाल नामक ये 2 नामजद अभियुक्त हैं, जिनको उन्होंने अभियुक्त बनाया है। उनके द्वारा बताया गया है कि भीड़ को इन लोगों ने भड़का के बलवे का रूप दिया। यह उल्लेखनीय है कि जियाउर रहमान बर्क को 168 बीएनएसएस का नोटिस जनपद संभल की थाना कोतवाली पुलिस द्वारा भी पूर्व में दिया गया था। उनके द्वारा पूर्व में भी भड़काऊ भाषण दिए गए थे। उस भड़काऊ भाषण के दौरान उनको बताया गया था कि आप इस तरीके के भाषण ना दें, इनसे बाज आएं, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी भीड़ को उकसाने के लिए और जामा मस्जिद की हिफाजत, कोर्ट एंड अनकोर्ट, इस स्टेटमेंट के साथ में लोगों को मोबिलाइज करने का प्रयास किया। उसी मोबिलाइजेशन का कारण था कि जो कल जो आपने भीड़ देखी, एकाएक 8:45 पे लोग इकट्ठे हुए और उन लोगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। सारे सीसीटीवी फुटेज हैं, उनको भी कलेक्ट कर लिया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस धरपकड़ में जल्दी जो भी नामजद अभियुक्त हैं और जो भी अन्य अभियुक्त हैं, उन सब लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ जो विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। हमें जो अभी प्रतीति हुई है प्राइमा फेसी, वो ये लग रहा है कि रातों रात इसका हो सकता है प्लानिंग किया गया हो, और बाकी डिटेल जब इन्वेस्टिगेशन होगा उसके बाद पता चलेगा। सर, बाहरी लोग भी थे क्या? कुछ इस तरह के क्लू मिलेगा कि बाहर से बड़ी संख्या में लोग आए थे? बहुत बाहर से तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 10-15 किलोमीटर के एरिया से लोगों को बुलाया गया था। सर, नाबालिगों की संख्या कितनी है, अगर आप नंबर बता पाएं जो डिटेन किए हैं? वर्तमान में 25 लोग हैं, लेकिन कुल लगभग 700-800 लोगों की संख्या है, तो एक एक करके आइडेंटिफाई करके सबको डिटेन किया जाएगा। तो स्थिति अभी भी संभल में तनावपूर्ण बनी हुई है। मेरे सहयोगी शुभांग इस वक्त संभल में मौजूद हैं। उन्होंने रिपोर्ट वहां से भेजी है, जो स्थिति बताते हुए ग्राउंड पर इस समय क्या हालात हैं आपको दिखाते हैं। संभल की शाही जामा मस्जिद में अंदर घुसने और बाहर निकलने के 3 गेट हैं। उनमें से एक गेट इस वक्त तस्वीरों में मैं आपको दिखा रहा हूं, और जिस गेट से जानकारी ये मिल रही थी कि जो सर्वे टीम थी उन्हें बाहर निकाला गया। फिलहाल जो तस्वीरें अगर मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ तो ये सीढ़ियाँ जो हैं इस वक्त आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी पथराव की जो निशान हैं वो लगातार बने हुए हैं, ईंटों के निशान हैं। हालांकि सिविक बॉडीज़ ने उसे साफ ज़रूर कर दिया है। आप देख सकते हैं सामने की छत पर भी जो पत्थर है वो आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहे होंगे, यानी कि कितने ज़्यादा पथराव यहाँ पर पुलिस प्रशासन पर, सर्वे टीम पर करने की कोशिश की गई थी। इस हादसे में बल्कि इस हिंसा में कई ऐसे पुलिसकर्मी थे जो 20 से ज़्यादा वो घायल हुए। उसके बाद उन्हें फर्स्ट एड मिला, कईयों को अस्पताल भेजा गया। उसके बाद से अब जो स्थिति यहाँ पर है वो काफ़ी शांत है, माहौल यहाँ पर एकदम शांत हो चुका है, और लगातार कोशिश पुलिस की यही है कि जो माहौल है वो इसी तरीके से शांत बना रहे। इसलिए लगातार जो पेट्रोलिंग है वो यहाँ पर समय समय पर की जा रही है। गली के हर हिस्से में जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद है, और साथ ही साथ जो आला अधिकारी है पुलिस के, संभल के, मुरादाबाद के, वो लगातार यहाँ पर आकर के खुद निरीक्षण कर रहे हैं।
कई सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन कैमरों में तस्वीरें रिकॉर्ड की गई थी। पुलिस का मानना यह है कि उन सभी को फिलहाल वेरीफाई किया जाएगा, उसको देखा जाएगा, कई लोगों को चिन्हित किया जाएगा और उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन सबसे पहला जो प्रायोरिटी का काम हमारा है वो ये है कि यहाँ पर शांति बनी रहे, यहाँ पर सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाए। सोमवार का दिन है, मार्केट यहाँ पर सोमवार को बंद रहती है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो अपने घरों को छोड़कर यहाँ से जा चुके हैं, जिसकी वजह से अब यहाँ पर जो शांति का माहौल है वो आप लगातार देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि अब पुलिस एक के बाद एक यहाँ पर अपना कार्रवाई करने की कोशिश करेगी, इसलिए यहाँ पर इस तरीके की शांति लगातार बनी रहेगी। लेकिन हमारे यहाँ पर एनडीटीवी की तरफ से लोगों को दरख्वास्त है कि दोबारा इस तरह की हिंसा को यहाँ पर अंजाम ना दिया जाए और इसी तरीके का शांति का माहौल यहाँ पर रखा जाए। संभल से अपने कैमरा पर्सन अशोक माले के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, एनडीटीवी इंडिया। संभल में हुई हिंसा के बाद मस्जिद के आसपास रहने वाले कई घरों पर ताला लगा हुआ है। यहाँ बड़ी संख्या से लोग शहर छोड़कर जा चुके हैं। मस्जिद के आसपास के इलाकों में पुलिस गश्त कर रही है और गलियों में ताला लटका दिखाई पड़ रहा है। रविवार को संभल में बवाल के बाद आपको सोमवार की कुछ तस्वीरें फिलहाल हम यहाँ पर संभल के ठीक उस इलाके से दिखाएंगे जहाँ पर तमाम घर हैं और एकदम जो मस्जिद के साथ में है और उसी गली में है जहाँ पर हंगामा हुआ था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो घर हैं उन्हें ताला बंद करके लोग फिलहाल चले गए हैं। कल बवाल होने के बाद ही से जो लोग थे वो अपने घरों को छोड़ कर यहाँ से जाने लग गए थे, क्योंकि दो बातें थी। एक, उन्हें डर था कि दोबारा उस तरीके की हरकत ना हो जिस तरीके से कल बड़ा बवाल हुआ, और दूसरा क्योंकि पुलिस ने भी कहा था कि जिन लोगों को सीसीटीवी कैमरा में देखा जाएगा और साथ ही साथ पुलिस ड्रोन के जरिए भी निगरानी रख रही थी, तो उनका कहना था कि जो भी लोग पत्थरबाजी जैसे काम कर रहे थे या शरारती तत्वों वाला काम कर रहे थे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद से यहाँ पर फिलहाल आप देख सकते हैं कि पूरी गली, इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो एकदम आपको शांत दिखाई देंगी। बिल्कुल भी यहाँ पर कल जैसी स्थिति नहीं है, एकदम शांति बनी हुई है। पुलिस बल लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहा है, फ्लैग मार्च कर रहा है, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर आ रहे हैं और लोगों से भी बात कर रहे हैं। फिलहाल अब लोगों को बाहर निकलने की अनुमति है, ऐसा नहीं है कि उन्हें घरों में बंद रहना होगा। हालांकि पुलिस अपनी इंस्पेक्शन यहाँ पर लगातार करती रहेगी। संभल से अपने कैमरा पर्सन अशोक माले के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, एनडीटीवी इंडिया। अब संभल में वो हिंसा को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं। विपक्ष जो है वो योगी आदित्यनाथ सरकार के ऊपर सवाल उठा रहा है। पूरी जो जिस तरीके से 4 लोग मारे गए हैं उस पर सवाल उठा रहा है। वहीं बीजेपी इसे एक सोची समझी साजिश करार दे रही है। दिनांक 23 तारीख को रात पुलिस प्रशासन द्वारा कहा गया कि 24 तारीख को यानी अगले दिन सुबह को दोबारा सर्वे किया जाएगा। आखिरकार पहले एक बार सर्वे हो गया। ये आदेश पुलिस प्रशासन को किसने दिया कि दोबारा सर्वे आपका होगा, जब पहले सर्वे में सब लोगों ने सहयोग मदद की, पूरा सर्वे हुआ, किसी को आपत्ति नहीं थी सर्वे पर, लेकिन जानबूझ करके आगे शाही जामा मस्जिद की कमेटी और अध्यक्षता ने कहा कि एक सर्वे तो मुकम्मल हो चुका है, अब दूसरे सर्वे की क्या आवश्यकता है। कोर्ट के आदेश का हमने पालन कर दिया। अगर दूसरा सर्वे करना है तो दोबारा आदेश करवाएं, कोर्ट के आदेश के बाद हम दोबारा सर्वे करा देंगे। लेकिन जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने कोई सुनवाई नहीं की। विपक्ष के लोगों ने जानबूझ करके सोची समझी रणनीति के तहत इतिहास के पन्नों को मैं उलटना चाहता हूं। गोधरा में जैसे पहले से प्रायोजित था उसी ढंग से विपक्ष ने तुष्टीकरण नीतियों के तहत वहां पे सर्वे टीम पे हमला नहीं था, ये भारत के संविधान पर हमला था, भारत के लोकतंत्र पे हमला था। ये भारत को जलाना चाहते थे। इन लोगों ने कहा था कि भारत को बांग्लादेश बनाएंगे, ये संभल को बांग्लादेश बनाना चाहते थे। और अब तो साफ हो गया है कि पुलिस की गोली से नहीं मरी है पोस्टमार्टम में, ये तो उन्हीं की गोली से मरी है, उपद्रवियों की गोली से। लोग आज के समय में राजनीति वो लाशों पर राजनीति करने का ख्वाब देखते हैं। जिनकी मृत्यु हुई दुखद है, नहीं होना चाहिए, लेकिन जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है कि किसी चीज को आप उकसाने के बजाय आपको शांतिपूर्वक वातावरण बने इसके लिए कोशिश करना चाहिए। कुंदरकी में जो अल्पसंख्यक वर्ग ने भारी मात्रा में भाजपा के पक्ष में मतदान किया, उसकी खींच आप संभल में उत्पात मचा के कराएंगे क्या? माननीय न्यायालय का जो आदेश होता है उसको सभी जाति और धर्म के लोग मानते हैं। अब यहां पर जनप्रतिनिधि अगर उकसाने लगे जनता को, तो इसका मतलब है आप न्यायालय पे विश्वास नहीं कर रहे।
जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होती है उसी दिन ऑर्डर हो जाता है, उस दिन सर्वे भी हो जाता है। ये तो 1948 में ऐसे ही हुआ था बाबरी मस्जिद में। तो ये जो फायरिंग हुई है ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है। और जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं उनको सस्पेंड करना चाहिए और एक सिटिंग हाई कोर्ट जज से उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सरासर गलत है, जुल्म हो रहा है वहां पर तो संभल में। कोई भी दंगा हो, वो दंगा जो है वो सांप्रदायिक जश्न का कारण नहीं होना चाहिए, बल्कि संवेदनशील जख्म देता है ये। और कुछ लोग जो है वो इस तरह के माहौल में सांप्रदायिक जश्न मनाने के लिए, उसका सियासी लाभ उठाने के लिए इस तरह की चीजें करते हैं, उससे बाज आना होगा। संभल में जो सर्वे था वो न्यायालय के आदेश से उस सर्वे टीम गई थी। अब न्यायालय के आदेश से, न्यायपालिका के निर्णय पे अगर कोई कार्य कर रही है कार्यपालिका और उस पर पथराव हो या उस पर व्यवधान हो, तो किस तरह से ये परिस्थितियां निर्मित हुई हैं उसकी निश्चित तौर से जांच भी हो रही है। और अगर ऐसे जो लोग हैं जो इस तरह के परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं, जो दोषी, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। वहीं संभल में हुई हिंसा पर हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क से बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस घटना का जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ हैं संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क। जो संभल की जो घटना हुई, 4 लोगों की मौत हो गई है और कई सारे लोग घायल हो गए हैं, क्या कहेंगे आप? 4 नहीं 5 लोगों का हमारे नौजवानों की जान जा चुकी है और इस घटना के पीछे पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। जिन लोगों ने और इस घटना को अंजाम दिया है, मैं चाहता हूं उनके खिलाफ, पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज होगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ, हैरानी की बात ये, सरकारी नहीं प्राइवेट असलों से गोलियां चलाई हैं। और जिन लोग हमारे खत्म हुए हैं उनके परिवार वालों को अगर इंसाफ दिलवाना है तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और वो लोग जेल में जाएं, जिससे कि उनके परिवार को इंसाफ मिल सके और आने वाली कोई इस प्रकार की कोई कानून को, कोई अधिकारी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सके। लेकिन प्रशासन का ये कहना है कि कोर्ट का आदेश था और उसको लेके जांच चल रही थी, सब कुछ ये हो रहा था। कोर्ट का आदेश था तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, सर्वे तो हो चुका था और ऐसा कौन सी इमरजेंसी थी कि जब 19 तारीख में कोर्ट के आदेश के बाद आप तुरंत विदिन 1 to 2 आवर्स के अंदर आप सर्वे करने के लिए पहुंच गए? अगर कोर्ट का आदेश था तो दोबारा सर्वे करने का क्या मतलब बनता था? दोबारा जब उस दिन सर्वे कंप्लीट हो गया था, उस दिन खुद डीएम, एसपी और इसके साथ साथ कि उन्होंने जो इस बात को कहा था कि जो कोर्ट के कमिश्नर थे कि हमारा सर्वे कंप्लीट हो गया, अब हम रिपोर्ट सबमिट कर देंगे, तो जब ये चीज़ हो गई थी दोबारा सर्वे करने के लिए क्यों पहुंचे? इस साजिश के तहत मुसलमानों को टारगेट कर करके उनकी हत्या की गई है। इनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इन लोगों को, अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को जेल में भेजना चाहिए। कुछ लोग धारदार हथियार भी मिले हैं, कुछ अलग तरह की चीजें मिले, क्या कहेंगे? अरे पुलिस तो सुई का फावड़ा बनाने में कितनी देर लगती है? जो पुलिस के अधिकारी सरकारी असले के साथ प्राइवेट असले को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो किसी भी चीज़ की भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो आपकी क्या डिमांड है? मेरी डिमांड है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ 300 के, अब तो धारा आईपीसी की चेंज हो गई है, हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इन लोगों को जेलों के सलाखों के भेजना चाहिए, जिससे कि हमारे लोगों को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय के अंदर कोई इस प्रकार कानून को अपने हाथ में न ले सके और संविधान की धज्जियां नहीं उड़ा सके। वहीं समाजवादी आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने पुलिस, जब हापुड़ में उन्हें रोकने की कोशिश की गई, संभल जाना चाह रहे थे चंद्रशेखर आज़ाद, पुलिस ने रास्ते में उन्हें रोक लिया। उनके साथ जो नेता हैं, किसी भी नेता को संभल ना जाने के आदेश जो है वो दिए गए हैं और इसी को लेकर वहाँ पर तीखी बहस भी दिखाई पड़ी। अडानी ग्रुप पर GQG पार्टनर्स ने कहा है कि ग्रुप के फंडामेंटल मजबूत हैं और इस आरोप से ग्रुप पर, जो अमेरिका में आरोप लगे हैं, उससे कोई खास असर नहीं पड़ेगा। आरोप एक कंपनी से संबंधित पूरे ग्रुप पर नहीं है। अमेरिका में आरोप कंपनी पर नहीं, व्यक्तियों पर हैं। ऐसे आरोप कई कंपनियों और अफसरों पर लग चुके हैं। अक्सर लंबी जांच के बाद बेहद कम जुर्माना इस तरीके के आरोपों में लगता है। इन सब के बीच 12 महीने में अडानी ग्रुप की मजबूत वित्तीय स्थिति सामने आई है। मजबूत EBITDA 17% का उसमें इजाफा हुआ है। मजबूत कैश फ्लो, लगातार 5 साल से 30% का इजाफा देखने को मिला है। EBITDA के मुकाबले नेट कर्ज वाजिब जो है वो 2.4 गुना है। कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त पैसा और साधन है। बिना ग्रोथ के भी 2034 तक कर्ज चुकाने की अडानी ग्रुप की क्षमता है। H1
जो फाइनेंशियल ईयर 25 है उसमें कर्ज से ज़्यादा एसेट में इजाफा हुआ है और यहीं H1 फाइनेंशियल ईयर 25 में एसेट बढ़े हैं, वो बढ़कर 51 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचे हैं। कर्ज जो है वो 2 बिलियन डॉलर पहुंचा है। कर्ज पर निर्भरता कम हुई है और इक्विटी से कर्ज अब 63% है। कुल कर्ज का सिर्फ 42% भारतीय बैंकों से है। भारतीय बैंकों से कुल कर्ज सिर्फ 11 बिलियन डॉलर है। भारतीय बैंकों के पास ग्रुप का जो कैश है वो 6 बिलियन डॉलर है। अडानी ग्रुप के शेयरों में आज शुरुआती दौर में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। ऐसा लगा जैसे साजिशकर्ताओं को बाजार ने जवाब दे दिया है। बेशक शाम को वो कुछ ढीले जरूर पड़े, कुछ शेयर गिरे भी। कुछ आपको जरा जानकारी दें, अडानी एंटरप्राइज के शेयर 1.67% ऊपर गए। अडानी पोर्टर्स के भी 2.32%। अडानी पोर्ट्स का शेयर जो है वो 2.32% ऊपर गया है। एसीसी के शेयर 2.65% तक बढ़े हैं। अंबुजा सीमेंट के शेयर 1.23%। बेशक अडानी ग्रीन के शेयर 9% से ऊपर की गिरावट वहां पर रही। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस भी 4.15% गिरा है। अडानी पावर में भी 2.27% और अडानी टोटल गैस में 2.15% की गिरावट देखने को मिली। चलिए, इस वक्त हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। रवि सिंह शेयर बाजार के जानकार हैं, संजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सिंह साहब, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे, जो थोड़ी अडानी जिस तरह की जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद जो थोड़ी वॉलेटिलिटी दिख रही थी वो कम से कम अब बिल्कुल शांत होती दिखाई पड़ रही है। इन्वेस्टर्स का भरोसा अभी भी अडानी ग्रुप के ऊपर पूरी तरीके से बना हुआ है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर का तो भरोसा अडानी ग्रुप पे पूरा इसलिए बना हुआ है क्योंकि अगर पीछे की हिस्ट्री देखी जाए तो अडानी ग्रुप के शेयरों में निवेश करके इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर बम्पर पैसे बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि आज की जो सिचुएशन है इसमें भी देखें तो अभी भी स्टॉक्स अपने हाई पर हैं और अपने जो गिरावट आई है वो अपने हाई से गिरावट दे रहे हैं। तो ऐसा जो कॉन्फिडेंस है वो यहाँ पर डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ इस समय अगर प्राइसेस को देखें, वोलेटिलिटी को देखें तो इसके कई और कारण हैं। जैसे अगर थोड़ी बहुत जो नेगेटिव न्यूज का इम्पैक्ट है या जो थोड़ी सी फंडामेंटली जो थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रही, वो दो रीजन है। एक तो पहला है कि इंटरनेशनल रीजन यहाँ पर मार्केट में सपोर्ट नहीं दे रहे। इक्विटी मार्केट के चौतरफा अगर देखी जाए तो सारे ग्रुप, सारे स्टॉक्स में लगभग 30 से 40% की गिरावट अपने हाई से देखने को मिली है और इसी वजह से अडानी ग्रुप में भी वो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो जो आप कह रहे हैं वो अगर देखा जाए तो इन्वेस्टर को पीछे, चाहे वो अडानी इंटरप्राइजेस हो, अडानी ग्रीन हो, अडानी पोर्ट, अडानी पावर के शेयर हो, उन्होंने काफी हद तक यहाँ पर इन्वेस्टर्स को अच्छे पैसे दिए हैं। और अभी हाल फिलहाल में चूंकि मार्केट खराब है, अब डोमेस्टिक लेवल पे देखते हैं तो इंडियन इक्विटी मार्केट में भी वही सेम प्रॉफिट यहाँ पर बुकिंग देखने को मिल रही। यूएस के इंटरेस्ट रेट के हालात, पहले इससे पहले जियोपॉलिटिकल टेंशन, ये सारी चीजों की वजह से इक्विटी मार्केट अपना कॉन्फिडेंस यहाँ पर खोया, जिसकी वजह से मार्केट में ही गिरावट आपको इतनी ज्यादा देखने को मिली। तो मुझे लगता है कि इस समय अगर देखा जाए, अब चूंकि जैसे ही पॉजिटिव सेंटिमेंट हुआ तो आज आपने देखा कि एक पॉजिटिव जो है वो इम्पैक्ट आपको अडानी ग्रुप में ज्यादा देखने को मिला। जहां पर ज्यादातर शेयर 1-1.5% बढ़ते हुए नजर आए, वहीं पे आप देखें तो अडानी इंटरप्राइजेस है या फिर अडानी पोर्ट है या आप अडानी ग्रुप के अदर कुछ शेयर्स देखें तो वो 2.25% से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद होते हुए नजर आए। तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पर संजय सिंह जी, सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा, राजनीति का विषय जो बन गया है, क्योंकि आज हमने देखा कि आज भी महाराष्ट्र में हार के बाद भी विपक्ष को और खासतौर से कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि इस मुद्दे को और उठाना चाहिए। ना तो मार्केट साथ दे रहा है, ना जनता साथ दे रही है। ये बहुत अच्छी बात कही अंकित,
क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है विश्वसनीयता, और कोई चीज बार बार हो रही है, एक पैटर्न उसके साथ निकल करके आता है, जैसे हिंडनबर्ग हुआ, या अगर आप ऑपोजिशन की बात करें कांग्रेस पार्टी का, तो उनके अंदर एक टेंडेंसी आ गई, जैसे आप देखें कि कोई भी चीज कहीं इंटरनेशनल जगत में होती है और वो सीधा लगता है कि उसका प्रहार भारत सरकार पे है, और उससे ज्यादा इंडियन इकोनॉमी पे है। इंडियन इकोनॉमी का जो राइज जिस पिछले 10 साल में देख रहे हैं, और उसके साथ इस तरह की चीज आई, जैसे सोरोस का बयान आया। अनफॉर्चुनेटली एक चीज और भी उसमें निकल करके आती है कि बहुत सारे समय कांग्रेस के जो सबसे प्रमुख नेता, उनके सुप्रीम लीडर है राहुल गांधी की बात उन लोगों से मिलती जुलती है। तो अगर आप देख ले, एक पैटर्न अगर देखें, पेगासस, राफेल, हिंडनबर्ग, ओसीसीआरपी और अब ये, उसमें फर्क ये है कि इस बार एक यूएस अथॉरिटी का है। अब उसके साथ ये भी बात होती है कि यूएस की जुडिशरी जो है वो हाईली पोलिटिसाइज्ड है, ये भी एक तथ्य है। दूसरी चीज ये है कि वहां भी ये कहा गया कि जैसे अभी वहां जो प्रेसिडेंट इलेक्ट है वही कह रहे हैं कि जितने जजेस का निर्वाचन है या जिस तरह से वहां प्रक्रिया चल रही है, एक उसमें सुधार की जरूरत है, और जजेस जिस तरह से अपॉइंट हो रहे हैं उस पर भी अभी प्रक्रिया को रोकना चाहिए और आगे सुधार की जरूरत है। अब देश की जनता के बीच की बात है, अडानी ग्रुप एक ऐसा वो है, राहुल गांधी एक राग आजकल हमेशा वो अलापते रहते हैं, हर चीज में उनका नाम लेने की आदत है, तो उसके कारण एक दूसरा फॉल आउट हुआ है कि उनके प्रति विश्वसनीयता कम हुई है, और ग्रुप के प्रति जो लोगों की विश्वसनीयता है, जो शेयर मार्केट से रिफ्लेक्ट होता है, कोई समाचार आता है तो डेफिनेटली वो इम्पैक्ट करता है, लेकिन उसके बाद का स्ट्रेंथ इस ग्रुप का ऐसा है, इंटरनल रेजिलियंस ऐसा है कि उसके जो फंडामेंटल्स हैं वो इतने स्ट्रांग है, और सबसे बड़ी बात है कि विश्वसनीयता इन्वेस्टर्स की और लार्जर जो लोग हैं चारों तरफ। जैसे अभी आपने देखा कि महाराष्ट्र के इलेक्शन में भी ये मुद्दा उछालने की कोशिश की गई, राहुल गांधी काफी जोर से आए, बाकी लोग आए, लेकिन ये चला नहीं। लोगों ने पूरी तरह से भरोसा जो अभी व्यवस्थागत जो हमारे यहाँ ढांचा है उसमें दिया है। बिल्कुल संजय जी, हम बने रहिएगा हमारे साथ। रवि सिंह जी, आपसे एक बात ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि इस तरीके की कोई एक आरोप लगा हो या एक नेगेटिव रिपोर्ट आई हो। मार्केट सेंटिमेंट इससे पहले भी जब भी इस तरीके के कुछ आरोप लगे, चाहे वो हिंडनबर्ग के हों चाहे वो बाकी हों, अडानी ग्रुप वापस बहुत तेजी से उस वापसी की है उसने शेयर मार्केट में। अंकित जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनफैक्ट इसीलिए मैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको बताने की कोशिश करूं, तो चूंकि मैं तो स्टॉक मार्केट को बहुत क्लोजली वॉच करता हूं और ज़्यादातर फंडामेंटल कवरेज यहाँ पर हमारी स्टॉक्स में होती है। और इस समय आप एक चीज़ देखिए कि जब पिछली बार जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तब स्टॉक्स में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, और कहीं ना कहीं से इन्वेस्टर के साथ वहाँ पर बहुत बड़ा धोखा हुआ। धोखा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये वही पॉलिटिकल बयान थे, ये वही आरोप थे, ये जिस तरीके से लगाए गए, उसके बाद स्टॉक में एक बड़ी गिरावट साजिश के तहत की गई। और अल्टीमेटली क्या हुआ, मैं उस समय भी यही सेम स्टेटमेंट आपके चैनल पे भी मैंने दिया था कि अगर फंडामेंटल अच्छे हैं तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो स्टॉक्स उन्हीं प्राइसेस पर आ गए, लेकिन बीच में जो इन्वेस्टर जो घबरा गए, डर गए, वो कहीं ना कहीं से बड़ा लॉस ले बैठे। और इस बार भी कुछ ऐसा ही आपको सिचुएशन देखने को मिल रही। तो मुझे लगता है कि आपने जो स्टार्टिंग में बोला कि अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है, जैसे मैं फंडामेंटल की एक आध दो चर्चा करें तो जस्ट सिंपल आपने अडानी एंटरप्राइजेस की बात की। इस समय अगर उसकी पी वैल्यू को देखें और इस ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर को देखें तो आपको साफ साफ नजर आएगा कि प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की इतनी बढ़िया है, बेहतरीन है, और आगे फंडामेंटल नंबर्स भी देखें तो वो भी काफी स्ट्रांग देखने को मिले। पी वैल्यू यहाँ पर अच्छी है, फाइनेंशियल्स नंबर्स अच्छे हैं, कंपनी कंटिन्यू प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कर रही है। तो इस तरीके की चीजों से बहुत लंबा इंपैक्ट नहीं होता, टेम्परेरी इंपैक्ट देखिए क्यों हुआ। मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ, उसका सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि मार्केट ओवरऑल नेगेटिव है, और उसका रीजन डोमेस्टिक मार्केट नहीं, ज्यादातर इंटरनेशनल मार्केट है, एफआईआईज यहाँ पर डिपेंडेंट है। बिल्कुल। तहसीन हमारे साथ जुड़े हुए। तहसीन, ये जो मतलब अगर पॉलिटिकली भी इसको देखा जाए, कोई मुद्दा अगर आप उठाते हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि उस मुद्दे को आपको हाई यील्ड, हाई डिविडेंड मिलेगा, और उसकी सबसे बड़ी जांच इस बात से होती है कि उस मुद्दे को आप लगातार उठा रहे हैं और जनता जो है आपके साथ जुड़ रही है, आपको वोट दे रही है उस मुद्दे पर। राहुल गांधी जो जिस तरीके से पूरा लगातार मुद्दा उठा रहे हैं, अभी भी कांग्रेस पार्टी इसको लेकर संसद में चर्चा करना चाहती है, लेकिन कम से कम जनता की अदालत में इस पूरे मुद्दे को नकार दिया गया है। महाराष्ट्र बिल्कुल जीता जाता एग्जाम्पल है। तो क्या स्ट्रैटेजी बदलने में इतनी परेशानी क्यों हो रही है कांग्रेस पार्टी को? अंकित, मैं चीज कहना चाहूंगा आपसे सबसे पहले, क्योंकि मैं मार्केट्स में निवेश करता हूँ,
मैं सोचता हूँ कि जो ये लगातार इस ग्रुप को लेकर प्रश्न उठ रहे हैं, ठीक है, प्रश्न उठते हैं, उसका जवाब मार्केट देगा। मार्केट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ना पॉजिटिवली ना नेगेटिवली। मार्केट इज अनकंट्रोलेबल। तो जब हम सोच सकते हैं, तो जब अगर कोई चीज गिरती है एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से, जैसे हिंडनबर्ग रिपोर्ट हो गया वगैरह वगैरह, जॉर्ज सोरोस हो गए, तो अगर ग्रुप में रेजिलियंस है, ग्रुप के अंदर अगर फंडामेंटल्स अच्छे, अपने आप ही मार्केट उस चीज को एक्सेप्ट करते हो, स्टॉक्स वापस रेज हो जाएगी। लेकिन जो आपका सवाल पॉलिटिकल है, उसके लेकर मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि ठीक है, जो प्रश्न उठे उस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर डिस्कशन होनी चाहिए, लेकिन एक हद तक वो एक सेंट्रल इशू नहीं बनना चाहिए। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। एक हद तक सवाल हो गए, सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसका जवाब दे दिया, रिपोर्ट आ गई, फिर हम उस मैटर को छोड़ दें। अगर एक ही चीज को, एक ही ग्रुप को हम सेंट्रल टीम बना दे पॉलिटिक्स का, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसमें नुकसान होगा। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ राज्यों में इसका नुकसान पहुंचा, केंद्र के चुनाव में भी इसका नुकसान पहुंचा है, तो मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट रियलिटी हमारी पॉलिटिक्स की ऐसी है, सिर्फ विपक्ष ही नहीं, जो केंद्र की सरकार है, अगर आपको याद है माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी चुनाव के दौरान इस ग्रुप को अटैक किया था। तो मुझे लगता है ये पॉलिटिक्स बंद करना चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट को अटैक नहीं करना चाहिए। कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सवाल जेन्युइन है, उनको पूछना चाहिए, एक समय होता पूछने का, और सवाल के जो जवाब आ गए उसको फिर एक्सेप्ट करना चाहिए। एक ही चीज को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। संजय जी, यही बात शायद समझने में थोड़ी लोगों को भी परेशानी हो रही होगी कि सवाल उठे हैं, उसका जवाब दिया जा रहा है, तो अगर जवाब दिया जा रहा है तो उसके बाद कब तक, मतलब 1 सफाई, 2 सफाई, 10 सफाई, 15 सफाई, कब जाके ऐसा होगा कि सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हाँ जवाब जो आ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, सबने दे दिया है, उसके बाद भी अगर उसको लगातार उठाया जा रहा है, तो क्या कहीं ना कहीं समझ की कमी है, या अभी भी लगता है कि साजिश के तहत कुछ ना कुछ करते रहे? अंकित, इसमें दो बातें हैं। पहली चीज तो यह है कि अडानी ग्रुप एक ऐसा है, देखिए, इंफ्रा डेवलपमेंट का ग्रुप है, मेनली एनर्जी एंड इंफ्रा। बाकी जो कंपनियां हैं टॉप पे, वो सारी की सारी जो है टेक कंपनियां हैं। एक भारत की कंपनी जो इंफ्रा में इस तरह का काम करती है और इतना विश्वसनीयता से काम करती है, जो अमेरिकन कंपनी हो या चाइनीज कंपनी, उनको चैलेंज करती है। जब आप चैलेंज करते हैं किसी को, एक नई कंपनी आकर के, फर्स्ट जनरेशन कंपनी आकर के, तो बहुत सारे लोगों को बड़ी समस्या होती है कि ये कहाँ से आ गया और ये इतना विश्वसनीयता कैसे हो गया। तो एक चैलेंज वहाँ पे है, मतलब जो इंटरनेशनल सिचुएशन अराइज कर रही है, जिनका रेफरेंस कांग्रेस अनफॉर्चुनेटली देती है, जहाँ पे कि एक गर्व का विषय होना चाहिए था, वहाँ उनके लिए एक इशू को लेकर के आते हैं और लोग उसको बार बार नकारते हैं। उसी का दूसरा जो पहलू है कि देखिए, पिछले बार उन्होंने शोर मचाया, SBI, आपका LIC, इनको लेकर के उनके शेयर बढ़ गए, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। वो ये रहा है कि वो शोर मचा रहे हैं और उससे जुड़े हुए जो भी संस्थान है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जा रही है। अभी उन्होंने धारावी के बारे में बात की, इसके बाद की, जनता ने दोनों को ही नकार दिया। अब इशू ये है कि विपक्ष की ये विश्वसनीयता है। अगर ऐसा है तो सबसे पहले DMK पार्टी से जाकर के, जो वहाँ सत्तारूढ़ पार्टी है तमिलनाडु की, उससे जाकर के पूछे लोगों की विश्वसनीयता इस सरकार के प्रति, बाकी जो व्यवस्था है, बिल्कुल, क्योंकि कोई संस्थागत चीजें हैं, सरकार से ज्यादा मैं कहूँगा संस्थागत जो चीजें है उसमें जो विश्वसनीयता है, और ये अमेरिका की एक मोरल दादागिरी कि हम ऐसा कर सकते हैं, वो नया भारत बर्दाश्त नहीं कर रहा है। चलिए, अब वक्त पूरा खत्म हो गया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।